चलिए बेटा, आज का नया टॉपिक है ना, हेडिंग लगा दीजिए स्पेक्ट्रम, और इसको समझते हैं। देखिए, आपने 9th-10th क्लास में इस चीज़ के बारे में एक बार ज़रूर सुना होगा या पढ़ा होगा कि जब किसी वाइट लाइट को, वाइट लाइट, आप इसे सनलाइट बोल सकते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट सनलाइट को लेकर ही हुआ था। जब किसी सनलाइट को हम एक प्रिज्म के ऊपर से स्ट्राइक करवाते हैं, ये क्या है हमारा प्रिज्म। आपको सबको पता है कि जब भी कोई लाइट रेडिएशन रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो अपने एंगल से क्या हो जाती है, हल्की सी डेविएट। ठीक है, तो क्योंकि आपका एयर यहाँ पर है, ये आपका क्या है, एक डेंसर मीडियम। प्रिज्म किसका बना होता है, ग्लास का। ग्लास की स्लैब्स को आपस में रीअरेंज करके एक एंगल पे सेट करके हम अलग अलग टाइप के प्रिज्म बना सकते हैं। प्रिज्म सिर्फ ऐसा ही नहीं होता है, प्रिज्म कई तरह के एंगल्स में, कई तरह के शेप में होते हैं। कई तरह के प्रिज्म होते हैं जो अलग अलग लाइट के रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन को करवा सकते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर इसको स्ट्राइक करवाया, या यहाँ यूँ कर दीजिए, इसको एक सीधी स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, तो क्या होगा, इसका ओरिजिनल एंगल तो था ये, लेकिन ये अपने ओरिजिनल एंगल से हल्का सा क्या हो गई, डेविएट। अपने ओरिजिनल एंगल से क्या हो गई, डेविएट। और जब वो वापस डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, रेयरर मीडियम का मतलब एयर में गई, तो इसने अब यहीं से वो करना स्टार्ट कर देती है क्या, अपने आप को सेपरेट। उनके जो रेडिएशंस में कंसिस्ट करती है अलग अलग वेवलेंथ, वो सारी की सारी वेवलेंथ धीरे धीरे यहाँ से क्या होने लग जाती है, सेपरेट। और आपको एक अच्छा खासा रेडिएशंस का एक सेट मिल जाता है। उस सेट ऑफ रेडिएशन को जब आप किसी फिल्म पर, किसी शीट पर ऑब्जर्व करते हो, तो वो जो एक कंटिन्यूअस लाइन या कंटिन्यूअस जो बनते हैं पैचेस, उन्हें हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम और कुछ भी नहीं है, किसी भी फिल्म पर, शीट पर किसी इमेज को ऑब्टेन करना। अब ये इमेज किसी भी तरह की हो सकती है, वो ब्लैक एंड वाइट लाइंस हो सकती है, वो एक प्रॉपर इमेज हो सकती है, या वो कलरफुल कुछ पैचेस हो सकते हैं जो कि यहाँ थे। एक्चुअली यहाँ पर अलग अलग कलर में आपको पैचेस देखने को मिलते हैं, जिसे हम विबग्योर नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसे, विबग्योर। बोलते हैं ये विबग्योर जो थे, ये एक्चुअली एक छोटी सी फिल्म पर ऑब्टेन किया गया एक फोटो था, एक तरह का, एक तरह की इमेज थी, एक तरह का फोटो था, जिसे हम लोगों ने स्पेक्ट्रम नाम दिया। बात समझ में आई। स्पेक्ट्रम और कुछ भी नहीं है, किसी भी सिस्टम में से रेडिएशंस को पास करके जो उस सिस्टम से निकलकर इमेज बनती है, उस इमेज को जब आप किसी पर्दे पर, किसी स्क्रीन पर, किसी फिल्म पर आप ऑब्टेन करते हो, तो वो जो फिल्म हमें ऑब्टेन हुई, उसे नाम क्या दिया जाता है, स्पेक्ट्रम। व्हेन अ white light is allowed to pass through a prism and then the emerging light is allowed to, and then the emerging light is allowed to fall on a spectrograph स्पेक्ट्रोग्राफ उस फिल्म को या उस स्क्रीन को बोलते हैं जिस पे हम उसे ऑब्टेन करते हैं। एक तरह से अगर आपने जो एक्सरे देखते हो, एक्सरे इमेजेस भी एक तरह का स्पेक्ट्रम माना जा सकता है तुम्हारी बोन्स का। तो जो उसके पीछे जो वो काला कलर का, ग्रे कलर का जो पतली सी शीट होती है, उससे आप एक तरह से क्या मान सकते हो, स्पेक्ट्रोग्राफ, जिस पर तुम्हारी इमेज बनती है और जिसके ऊपर लगाया जाता है एक्सरे। एक्सरे से तुम्हारी इमेज जो है, तुम्हारी बोन्स की इमेज जो है वो उस स्पेक्ट्रोग्राफ पे चली जाती है। तो वो स्पेक्ट्रोग्राफ है। और एक्सरे फिल्म जो आपके पास आती है वो आपका एक तरह का क्या है,
स्पेक्ट्रम है, क्या है? एक तरह का स्पेक्ट्रम। देन द अरेंजमेंट ऑफ लाइन्स और पैचेस आर कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जो आपने किसी पर्दे पर, किसी फिल्म पर यह ऑब्टेन किया है, उसे हम क्या नाम दे देते हैं? स्पेक्ट्रम नाम दे देते हैं। द फोटोग्राफ और पैटर्न obtained on the spectrograph is called as spectrogram। मतलब जो ये सेट है इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोग्राम। पूरा का पूरा जो फोटो होता है उस फोटो का क्या नाम है? स्पेक्ट्रोग्राम। या इसी को हम क्या बोलते हैं? और सिंपली स्पेक्ट्रम। सिंपली स्पेक्ट्रम। कोई पूछे ये सब स्टडी किस ब्रांच ऑफ साइंस में होती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो लिखेंगे नीचे द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of spectrum और spectrograph is called स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रम समझ में आ गया? स्पेक्ट्रम कितने टाइप के होते हैं उसको समझें। स्पेक्ट्रम बेटा दो तरह के होते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखिए बेटा अभी तक आपने समझा स्पेक्ट्रम क्या होता है। एक बार के लिए वापस ध्यान से देखें। स्पेक्ट्रम क्या था? जब भी किसी रेडिएशन को इरेडिएट, किसी भी सब्सटेंस को इरेडिएट किया जाएगा, है ना, तो उसमें से निकलने वाली रेडिएशन को जब प्रिज्म में से पास किया जाता है या किसी रेडिएशन को सीधा डायरेक्टली प्रिज्म में से पास किया जाता है, तो हमें किसी स्क्रीन पर, प्लेट पर ऑब्टेन होने वाले, है ना, लाइंस का एक सेट, एक अरेंजमेंट, या किसी पैचेस का एक सेट, एक अरेंजमेंट क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। स्पेक्ट्रम कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एमिशन, एब्जॉर्प्शन। देखो दोनों को समझना, थोड़ा सा इसमें और अच्छे से समझाता हूँ। देखना, एमिशन स्पेक्ट्रम का सीधा मतलब है कि आपको किसी डायरेक्ट सोर्स की रेडिएशन को ही क्या करना है? प्रिज्म में से पास करना है, या आपको किसी सब्सटेंस को इरेडिएट करना है। आप उसे हीट कर सकते हो, आप उसे इलेक्ट्रिक चार्ज दे सकते हो, डिस्चार्ज, ये भी हम कल करके बताएंगे। यहाँ पे डायग्राम में बना के बताऊंगा कि आप किसी गैस को किसी ट्यूब में भर दें। अगर किसी गैस को किसी ट्यूब में भर दें, हाइड्रोजन गैस स्पेशली हम लेंगे, इसमें कौन सी गैस भरी हुई है? हाइड्रोजन गैस। और मैं अगर इसको चार्ज देता हूँ, इलेक्ट्रिक आर्क देता हूँ, तो ये गैस क्या होंगी? चार्ज हो जाएगी। और इस गैस के अंदर से जो निकलने वाली रेडिएशंस है, ये अब मेरे लिए क्या बन गया? सोर्स। एक तरह से देखा जाए तो तुम्हारे घर में जो बल्ब होते हैं, वो जिसको आप सोर्स ऑफ लाइट बोलते हो, एक्चुअली वो क्या है? उस बल्ब में भरी हुई गैस है, और उस गैस में आपको पता हो तो उस बल्ब में लगा होता है एक फिलामेंट। वो फिलामेंट इसकी गैस को चार्ज करता है और वही आपको दिखाई देता है। अब अगर आप उसी लाइट को प्रिज्म में से पास करो तो जो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा वो क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रम। अब एब्जॉर्प्शन की कहानी समझो। एब्जॉर्प्शन क्या कहता है? एब्जॉर्प्शन ऐसे नहीं बात करता। एब्जॉर्प्शन कहता है कि पहले तो रेडिएशन आएगी, ये रेडिएशन आएगी, ये पहले इस सैंपल के अंदर से पास होगी। कहां से पास होगी? सैंपल के अंदर से पास होगी। अब सैंपल में क्या होते हैं? सब्सटेंस है, कोई ना कोई सैंपल NaCl का या कोई भी सैंपल होगा। वो सैंपल के अंदर जो एटम्स हैं
वो एटम्स उस रेडिएशन को पहले तो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। सुनना, अब एब्जॉर्ब करके वो अपने अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट वगैरह करेंगे वो उसकी बका नहीं। अब जो पार्ट एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जो पार्ट एब्जॉर्ब नहीं हुआ, सपोज मैंने यहां से 100 जूल की या किलो जूल की एनर्जी दी और इसने इसके अंदर सिर्फ 20 किलो जूल को ही एब्जॉर्ब करा, तो क्या 80 किलो जूल एब्जॉर्ब नहीं हुआ? अब दोनों चीजें समझना, अब जो एब्जॉर्ब हो गया वो तो इसके एक्साइटमेंट वगैरह में काम आ जाएगा, लेकिन जो पार्ट एब्जॉर्ब नहीं हुआ, रिमेनिंग पार्ट जो कि डायरेक्ट निकल जाएगा, अगर उसे प्रिज्म पर ऑब्टेन किया जाए और उसका अगर लिया जाए, अब समझ में आ गया? अब ये याद रखना, अब जो एब्जॉर्प्शन, अब जो स्पेक्ट्रम आएगा उसे क्या बोला जाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सिंपल समझो, देखो जितना चीजों को इजी रखोगे, सिंपल रखोगे, उतना अच्छा है ना। जितना डेप्थ में चले गए और खतरनाक टर्म्स में चले गए तो उतना कंफ्यूजन बढ़ना है, कम नहीं होना है। और हमें कंफ्यूजन बढ़ाना नहीं है, कम करना है। जितना हो सकता है सिंपल चीजों को सिंपल करो, चीजों को सिंपल जितना बनाओगे उतना अच्छा है, क्योंकि मोस्टली आपके केस में आपके वन लाइनर होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो आपको हिंट कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता है। आप डेप्थ में जाके अगर अलग अलग बुक से कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट को सीख के आ गए तो ऐसा ना हो जाए कि कॉन्सेप्ट अच्छा होने की जगह कॉन्सेप्ट बेकार हो जाए। और आप मान के चलिए आपके क्वेश्चंस जो आएंगे वो सीधे कॉन्सेप्ट्स में आएंगे, कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन देने से बचते हैं एग्जामिनर भी। तो ऐसी जगहों पे आप भी बचें, आप खुद को कंफ्यूज ना करें। वापस सुने क्या हुआ, यहाँ पर लाइट गई सैंपल के ऊपर, सैंपल ने लाइट को एब्जॉर्ब कर दिया। अब वो जो एब्जॉर्ब हो गया वो तो उसके एक्साइटमेंट वगैरह में जहां पे भी काम आना था वो आ गया। जो एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ वो रिमेनिंग पार्ट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है falls on the element then it is absorbed some part of the radiation and remaining part is reflected back, बाहर चला गया, which are passed through, जिसे कि अगर हम लोग प्रिज्म में से क्या करें, पास करें प्रिज्म में से, ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। तो क्या रिफ्लेक्टेड रेडिएशन जो बच गई, जो पास नहीं हुई, जो एब्जॉर्ब नहीं हुई, उस रेडिएशन का अगर आप प्रिज्म पर स्पेक्ट्रम लेते हो तो उसका क्या नाम है बेटा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखो हम लोग जा रहे हैं बोर के मॉडल की तरफ। बोर के मॉडल में बोर ने हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम यूज किया है। क्या यूज किया है, लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का। अब अगर मैं सीधा बोल देता कि हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम में ये होता है तो शायद बात समझ में नहीं आती। हमने जैसे रेडियो एक्टिविटी पढ़ा था ना, किसके लिए, रदरफोर्ड के लिए, ठीक उसी तरह से स्पेक्ट्रम टॉपिक पढ़ रहे हैं किसके लिए, बोर मॉडल के लिए। बोर मॉडल में जहां बात आएगी लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, उसको समझाने के लिए हम इतना माथाफोड़ी कर रहे हैं। हमें अभी एब्जॉर्प्शन की कोई खास जरूरत नहीं है। एब्जॉर्प्शन समझ में नहीं भी आया एक बार के लिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है तो छोड़ दो उसे 2 मिनट के लिए, एक बार के लिए उसे दिमाग से निकाल दो। ये समझ में आना ज्यादा जरूरी है। इसके 2 स्पेक्ट्रम होते हैं, लाइन और कंटिन्यूअस। लाइन क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, कल हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, आगे देखेंगे। और उसके बाद में हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे जाना है और सीधा बोर पे आना है। हमें बाकी देखो ज्यादा चीजों में कंफ्यूज होने से बचें, हमेशा बचें, अपने रास्ते को ना छोड़ें। ज्यादा चक्कर में पड़ गए, जो चीज समझनी है वो समझ नहीं पाओगे और जो नहीं समझनी है उसमें फंस जाओगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। चलिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा समझा था कि एमिशन क्या होता है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है ना। एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए हमने बोला कि जब भी आप किसी डायरेक्ट सोर्स से निकलने वाली रेडिएशन को ही प्रिज्म पर स्ट्राइक करवाएं, प्रिज्म पर लगाएं और हमें उससे स्पेक्ट्रम मिले तो उसे हम बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। यहाँ पर एक बीच जो आपको छोटी सी बात कंफ्यूज कर सकती है वो ये कि सर अगर कोई गैस है तो बेटा गैस अपने आप तो अपने अंदर से रेडिएशन नहीं निकालती है, तो गैस को भी यहाँ पर एमिट करवाया जा सकता है, गैस को एक्साइट करवाया जा सकता है। मतलब यहाँ पर कई बार कई बुक्स में ऐसा लिखा जाता है कि इफ द रेडिएशन फ्रॉम एनी सोर्स आर डायरेक्टली अप्लाइड ऑन द प्रिज्म, इफ द रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सोर्स is directly applied on the prism
एंड ऑब्टेन्ड ऑन दी स्क्रीन, दैट इज वो स्पेक्ट्रम बनाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम, एमिशन स्पेक्ट्रम। अब यहां पर कई बार ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि सर गैस होती तो, क्योंकि हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एमिशन की बात करेंगे, तो बेटा गैस के साथ क्या होता है कि आप गैस को भी तो एक्साइट करवाओगे, अपने आप तो कोई गैस अपने अंदर से रेडिएशंस निकालेंगे नहीं। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसा आपने कैथोड रेडिएशंस को पढ़ा था। कैथोड रेडिएशन के लिए क्या होता है, उसमें आप क्या भरते हो, कोई भी एयर या कोई गैस, और उसको क्या करते हो, चार्ज, और चार्ज होने के बाद में जो आपको वो रेडिएशंस दिखी थी जिसे आप कैथोड रेज बोल रहे थे, वो एक्चुअली क्या थी, आयोनाइज्ड गैस के ही तो इलेक्ट्रॉन्स थे। आयोनाइज्ड जो गैस था उसी का तो इलेक्ट्रॉन था जो हमें ऑब्टेन हुआ था। तो ठीक वैसे ही अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन गैस भर लूं और उसे कोई चार्ज दूं, वोल्टेज दूं, तो क्या इसमें से इस गैस का इल्यूमिनेशन होगा और इससे निकलने वाले रेडिएशन को क्या मैं सीधा प्रिज्म पर ऑब्टेन कर सकता हूं ना, और इससे मैं क्या मिला सकता हूं, आपको एक स्पेक्ट्रम मिल सकता है। ये भी मेरा एमिशन स्पेक्ट्रम का ही एग्जाम्पल होगा। या फिर कोई सोर्स होता और उस सोर्स से निकलने वाले रेडिएशन को सीधा मैं किस पे ऑब्टेन करता, प्रिज्म से, तो ये भी क्या होता, मेरा एमिशन स्पेक्ट्रम होता। एब्जॉर्प्शन का क्या सीन है, एब्जॉर्प्शन में आपका सोर्स कुछ और हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो सोर्स उससे रिलेटेड हो, ठीक है। उस सोर्स को हम सबसे पहले किस पे पास करते हैं, सैंपल पर पास करते हैं। किस पे पास करते हैं, सैंपल पे। सैंपल उसकी कुछ रेडिएशंस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और जो बच जाती है उसे क्या करता है, एमिट करता है। जो बच जाती है वो जो रेडिएशन है उसको अगर मैं क्या करूं, प्रिज्म से ऑब्टेन करूं, और मुझे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसका नाम बेटा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। बोलो यहां तक क्लियर हुआ। एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में अंतर समझ में आया। ये जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है उनका प्रिज्म को ऑब्टेन, उसको प्रिज्म पे ऑब्टेन किया जा रहा है, मतलब एब्जॉर्ब होने के बाद में जो पीछे बच गई रिमेनिंग रेडिएशन है उसकी बात हो रही है। यहां पर कोई बीच में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, सीधा जो सोर्स से रेडिएशन आ रही है उसी को हम क्या कर रहे हैं, प्रिज्म पे अप्लाई कर रहे हैं और आपको स्पेक्ट्रम मिल रहा है। साफ लिखा हुआ है, ऑब्टेन्ड व्हेन द रेडिएशन फ्रॉम सोर्स आर डायरेक्टली एनालाइज्ड इन द स्पेक्ट्रोस्कोप। अगर स्पेक्ट्रोस्कोप आगे पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, उसको हम एनालाइज करते हैं तो वो आपका एमिशन स्पेक्ट्रम में आता है। ये स्पेक्ट्रम हमारा जो है वो एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। ऑब्टेन्ड व्हेन व्हाइट लाइट, अब व्हाइट लाइट का मतलब ये कोई भी लाइट है, हमारी सनलाइट हो सकती है, और आप हर एक सोर्स में व्हाइट लाइट ले सकते हो। यहां पर आपने अगर लाइट चेंज कर दी तो स्पेक्ट्रम भी क्या हो जाएगा, चेंज। लेकिन यहां पर आप व्हाइट लाइट लीजिए, लेकिन आप यहां पर क्या लेंगे, सैंपल लेंगे जिसका आपको स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करना है, तो यहां पर हम उसको भरेंगे। फर्स्ट पास थ्रू द सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस है, ये वो सैंपल है। आप यहां पे चाहें तो सब्सटेंस की जगह क्या लिख सकते हैं, सैंपल लिख सकते हैं। एंड देन ट्रांसमिटेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट, जो ये निकली बाहर, जो पीछे बची उची है, जो एनालाइज, जो एब्जॉर्ब होने के बाद में रही है, उसको जब आप एनालाइज करते हो उसे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फिर होता है इट कंसिस्ट ऑफ ब्राइट कलर्ड लाइन। अब ये एक हाइपोथेटिकल चीज है, आप देख के ही पता चल जाता है आपको, है ना। अब ऐसे तो यहां से समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये मान सकते हो कि इसके अंदर बहुत सारी ब्राइट लाइंस होती है। मतलब यूं समझ लीजिए, डार्क बैकग्राउंड में ब्राइट लाइंस होंगी, तब तो आप उससे क्या बोलते हैं, एमिशन। और अगर आपका ब्राइट स्पेस में डार्क लाइंस होंगी, मतलब आप यूं कर दीजिए, एक काले कलर के पेपर पे आप ग्लिटर वाली पेन, सिल्वर कलर की ग्लिटर वाली पेन से कुछ लाइन बना लीजिए, वो तो है आपका एमिशन स्पेक्ट्रम। और अगर आप एक व्हाइट बैकग्राउंड वाले पेपर पे ब्लैक कलर की क्या बना दीजिए, कुछ लाइंस बना लीजिए, वो क्या हो जाएगा, आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन में आपको काली परछाइयां दिखती है, काली लाइंस दिखती है, एमिशन में आपको ब्राइट लाइंस दिखती है। ऐसा माना जाता है, ये कोई 100% ट्रुथ नहीं है, अब वो कुछ ज्यादा कम कुछ भी हो सकती है, हमें उतना डेप्थ में नहीं जाना होता है। इट कैन बी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, ये बात काम की है कि जो एमिशन स्पेक्ट्रम होते हैं ये कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं, ये डिसकंटिन्यूअस भी हो सकते हैं। इसका मीनिंग समझो। देखो, अगर आपको कोई कहे कि जो सनलाइट से जो आप लोगों को स्पेक्ट्रम मिलता है, जो कि तुम्हारा रेनबो वाला जो है, विबग्योर वाला जो है, अगर कोई पूछे कि वो कैसा स्पेक्ट्रम है, तो आपको जवाब देना है कि वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। कैसा स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूअस। सर क्या मीनिंग है इसका कंटिन्यूअस का, देखो ध्यान से। अगर आपने देखा होगा, अब हमारे पास यहाँ पे
कलरफुल पॉसिबिलिटीज है नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो अगर यहां से शुरू हो जाए विबग्योर, VIBGYOR, अगर कलर के सिस्टम सारे एक दूसरे में मिक्स्ड है, मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो चाहे रेनबो हो चाहे आपका प्रिज्म हो, या आपके बुक में भी होगा तो आप देख सकते हो उसको, अगर वॉयलेट कलर नीचे की तरफ बहुत ज्यादा डार्क है और लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाया तो वॉयलेट और इंडिगो के बीच में एक हल्का फुल्का एक बाउंड्री आ गई जो कि विजिबल नहीं है, मतलब वो फेड हो रहा है, वॉयलेट धीरे धीरे फेड हो रहा है और इंडिगो धीरे धीरे ब्राइट हो रहा है। फिर आगे जाके क्या होगा, इंडिगो फेड होगा और ब्लू क्या होगा, डार्क, मतलब अच्छा खासा दिखेगा, ब्लू धीरे धीरे फेड होगा और क्या दिखेगा, ग्रीन, ग्रीन धीरे धीरे वापस फेड होगा और क्या दिखेगा, येलो, येलो के बाद धीरे धीरे ऑरेंज, ऑरेंज के बाद धीरे धीरे रेड। ये एक दूसरे में क्या है, मर्ज्ड है, इमर्ज्ड है। जब ये इमर्ज्ड कलर है तो इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एक दूसरे में मिक्स्ड है, मिले हुए हैं, तो इन्हें क्या बोला जाएगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम कब बोलेंगे या डिसकंटिन्यूअस कब बोलेंगे, जब आपको प्रॉपर एक बाउंड्री दिखे, एक पर्टिकुलर लाइन दिखे, मतलब ये पर्टिकुलर इस कलर की लाइन है, उसके बाद में कुछ गैप है, उसके बाद दूसरी कोई लाइन है, फिर पतली लाइन है, फिर मोटी लाइन है, फिर वापस कुछ पतली मोटी, ऐसे कुछ लाइनें हैं और आपको प्रॉपर वे में उनमें सेपरेशन दिखे, प्रॉपरली सेपरेशन दिखे, तो आप उसे क्या बोलेंगे, वो एक तरह का डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम माना जाता है। बोलो ये बात समझ में आई। तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस की कहानी आपको समझनी ज्यादा जरूरी है। आपको ये पता होना पड़ेगा कि कंटिन्यूअस कब बोलेंगे और डिसकंटिन्यूअस कब बोलेंगे। तो अब हमारे पास में एमिशन स्पेक्ट्रम जो होते हैं, है ना, ये एमिशन जिसको आप डिसकंटिन्यूअस कह रहे हो, इसी को हम लाइन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो आपके पास में जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है बेटा, ये वापस दो तरह का होता है, जबकि यहाँ देखिए ये हमेशा ही डिसकंटिन्यूअस होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमेशा से ही कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। यहाँ पर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जैसी कोई कहानी नहीं होती है। वैसे हमको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से ज़्यादा डिटेल में जाना भी नहीं है, हमें आखिर में जाना है बोर के मॉडल पर। बोर के मॉडल में बोर ने हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को पहचाना, उसको पकड़ा और उसकी बात करी। तो मैं एमिशन समझाना चाहता हूं, एमिशन के बाद में इसके दोनों बातें समझा देता हूं, लाइन और डिसकंटिन्यूअस। लाइन और कंटिन्यूअस क्या होते हैं, हमें कंटिन्यूअस से भी मतलब नहीं है, हमें लाइन स्पेक्ट्रम से मतलब है, बस उसकी थोड़ी सी जानकारी आपको पता चल जाए, सीधा हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आपके पास में जो ये एमिशन स्पेक्ट्रम है, ये कितने तरह के होते हैं बेटा, तो एमिशन स्पेक्ट्रम दो तरह का हो गया। एक हो गया आपका लाइन स्पेक्ट्रम, जिसे तुम डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोल सकते हो। एक हो गया तुम्हारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस के अंदर अगर आप डिफरेंस भी एक छोटी छोटी लाइन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि लाइन स्पेक्ट्रम मोस्टली किसके लिए देखा जाता है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम फॉर एलिमेंट, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम फॉर एलिमेंट्स। मोस्टली जब एलिमेंट के बारे में बात करनी होती है, देखो एक बात वापस बार बार बोल देता हूं, स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज ही कहां होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज ही किसी की स्ट्रक्चर, किसी की अंदर की डेप्थ को एनालाइज करने के लिए होती है। आपको शायद पता हो, तभी कुछ दिनों पहले ये जो अपना चंद्रयान लैंड हुआ, ठीक है ना, उसके साथ बहुत सारी बातें भी सुनने में आ रही है ना, जैसे जो हमारा जो ये रोवर है ना, विक्रांत वगैरह जो भी है, हमारा प्रज्ञान है, इनके ऊपर सेंसर लगे हुए हैं। अभी आज की न्यूज़ में अगर मैं बात करूं तो उसमें आपके न्यूज़ में लिखा हुआ था कि हमारे उस प्रज्ञान के ऊपर ऐसे सेंसर लगे हुए हैं जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स और साथ में एक्सरेज, मेनली अल्फा और गामा का जिक्र, अल्फा और एक्सरे का जिक्र वहां हुआ है। तो अल्फा पार्टिकल्स और गामा रेडिएशन या अल्फा रेडिएशन और गामा रेडिएशन का सोर्स लगा हुआ है। सर ये क्या करता है, तो याद करो हमने जब रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा था कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के अंदर से अल्फा, बीटा और गामा तीन तरह की रेडिएशंस निकलती है। अल्फा रेडिएशन का पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम होता है, पॉजिटिवली चार्ज होती है, लेकिन ये भी याद रखना है, कहीं पे अगर आपने याद नहीं रखा तो याद रखना, अगर कोई पूछे पेनिट्रेटिंग पावर, तो बेटा पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है वो गामा का सबसे बेस्ट होता है, बीटा से, बीटा का बेस्ट होता है अल्फा से। सर ये पेनिट्रेटिंग पावर क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की डेप्थ तक जाने वाली कैपेसिटी। गामा रेडिएशन की डेप्थ तक जाने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, बीटा की उससे कम, अल्फा की उससे भी कम। अब
अल्फा रेडिएशंस और आपके एक्स रेज का वहां पर क्या यूज, अल्फा पार्टिकल और एक्स रेज क्या करेगी, मून की सरफेस पर जितनी भी मिट्टी की जो कुछ की कुछ वहां की जो लेयर है, उस लेयर के अंदर कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है वो डिटेक्ट करने के लिए वहां से सोर्स से अल्फा रेडिएशंस की स्ट्राइक होगी। अल्फा रेडिएशन उसके अंदर प्रेजेंट एटम्स, पार्टिकल्स, एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स जो भी कुछ होंगे, मॉलिक्यूल्स, उनकी एक इमेज बनाएगा और उस इमेज को वहां पर डिटेक्ट करेगा। अब जैसे हमारे पास टोटल जितने भी 118 के आसपास जितने भी एलिमेंट्स है, हमने वो सारा डेटा उसमें फीड कर रखा है। सपोज कीजिए कि अगर हमारा कोई भी डेटा वहां के किसी डेटा से मैच खा गया, जैसे एल्यूमिनियम का कोई डेटा वहां के अर्थ के वहां की सरफेस के अंदर प्रेजेंट किसी डेटा से मैच खा गया, तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर क्या प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम। ऐसे ही दूसरे बहुत सारे एलिमेंट्स वहां पर हम खोज सकते हैं। तो इसके बारे में हमको जानकारी चाहिए तो हम क्या देखते हैं, या तो गामा रे, अल्फा रेज या एक्स रेज। एक्स रेज तो आप बिल्कुल क्लियर मान के चलिए, जो क्रिस्टलोग्राफी होती है, क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करने का जो तरीका होता है, अगर कोई मुझे NaCl क्रिस्टल की संरचना स्ट्रक्चर बताओ, मुझे कोई दूसरे क्रिस्टल की स्ट्रक्चर बताओ, तो उसके लिए कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज होगी, एक्सरे। मतलब मैं किसी ऑब्जेक्ट से, किसी सोर्स से उसके ऊपर एक्सरे रेडिएशंस को स्ट्राइक करूंगा और वो उस क्रिस्टल की सारी इंफॉर्मेशन हमको लाके दे देगा। तो ये दोनों चीजें, मतलब ये कुछ वैसे ही इसके साथ में है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो होती है वो मोस्टली एलिमेंट्स या कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर या उसकी अंदर की पूरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में काम में आती है। वैसा ही कुछ यहाँ पे होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की। मतलब अगर एलिमेंट लूंगा मैं तो वो हमेशा मुझे कौन सा स्पेक्ट्रम दिखेगा, लाइन। लेकिन अगर मैं कोई मॉलिक्यूल लूंगा, इट इज कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम फॉर मॉलिक्यूल, स्पेक्ट्रम फॉर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का कैरेक्टरिस्टिक जो आपका मॉलिक्यूल का कोई अगर मान लो मुझे स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करना है तो वो हमेशा मुझे किससे मिलेगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम से मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है। चलिए, और कंटिन्यूअस में आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बताया कि इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे कलर्स या एरियाज एक दूसरे में फ्यूज होते हैं, इमर्ज होते हैं, है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, अगर देखो छोटी छोटी बातें लिखना चाहो तो लिख देंगे, हियर डिफरेंट एरिया ऑफ स्पेक्ट्रम आर इमर्ज्ड और फ्यूज्ड विथ ईच अदर। एक दूसरे के साथ वो इमर्ज्ड होते हैं। और यहां लिख सकते हैं देर आर डिफरेंट सेपरेटेड स्पेक्ट्रल लाइन्स, सेपरेटेड स्पेक्ट्रल लाइन्स। यहां पर स्पेक्ट्रल लाइंस दिखेंगी बिल्कुल क्लियरली एक दूसरे से सेपरेटेड। ये एक कंटिन्यूअस आपको एक पैच दिखेगा बड़ा सा, उसमें बहुत सारे कलर के कुछ एरियाज होंगे जो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, इमर्ज्ड होंगे, मिक्स्ड होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको इतना बातें आपको पता होनी चाहिए। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप हेडिंग लगाइए, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये इतना लिखने के बाद में आप हेडिंग लगाएंगे एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब ये क्या होता है, वापस से लाइन पे आ जाए कि एमिशन में भी ये कौन सा है, लाइन स्पेक्ट्रम। मतलब हमें इस यहां तक आना था, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या किया होगा, क्या किया होगा। वापस देख लें, हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने कौन सी गैस भरी बेटा, हाइड्रोजन गैस भरी। ये हमारे पास में हाइड्रोजन गैस है। जब आप हाइड्रोजन गैस को इस डिस्चार्ज ट्यूब में आयोनाइज्ड करते हो, वही सेम टू सेम आपका कार्यक्रम है कैथोड रेडिएशन वाला। जब आप इसको इल्यूमिनेट करोगे तो इसको चार्ज करोगे तो इसमें से क्या निकलेगी, रेडिएशंस। अब क्योंकि ये ग्लास की ट्यूब है तो इसमें से रेडिएशंस बाहर निकलेगी। अब उस रेडिएशन के किसी एक सोर्स को आपने क्या करा, प्रिज्म पे अप्लाई करा, और प्रिज्म पे अप्लाई करके आपने जब देखा तो आपको क्या मिला, एक स्पेक्ट्रम मिला। और इस स्पेक्ट्रम पे बेटा बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस थी,
कुछ मोटी, कुछ पतली, ऐसे अलग अलग कुछ लाइंस थी। ऐसे कुछ गहरी थी, कुछ डार्क थी, कुछ लाइट थी, ऐसा कुछ थी। ये जो स्पेक्ट्रम आया इसको हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा आपको खोल के दिखा रहा हूं, मतलब हम ज्यादा कुछ नहीं, हम इसको ओपन करके दिखा रहे हैं। क्या करा, देखो अब ये कोई मैं हाइपोथेटिकली बना रहा हूं एग्जैक्ट स्पेक्ट्रम, अगर आप चाहें तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। यहां पर बहुत सारी छोटी छोटी लाइनें रही होंगी, लाइनें हैं। अब इस लाइनों की देखो ध्यान से सुनना, ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कुछ लाइंस, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का लाइन स्पेक्ट्रम। तो हमें क्या दिखी, बहुत सारी लाइंस। अब इन लाइंस में भी कई सारी वेरिएबिलिटीज थी, मतलब कुछ लाइंस के बंचेस दूसरी लाइन से काफी हद तक डिफरेंट लग रहे थे। अब कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस स्पेक्ट्रम की मतलब स्टडी करी, और उन साइंटिस्ट ने अपने नाम पर इनका नाम रख दिया। मतलब क्योंकि आप देखो सोच के देखिए कि आप कहोगे सर क्या इतना इजी काम था, इजी तो नहीं था। आप हाइड्रोजन जैसे एटम के स्पेक्ट्रम की बात कर, सर स्पेक्ट्रम बार बार जो बोलूंगा इसका मतलब आप साफ याद रखना कि किसी भी एटम के अंदर की स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए किसका यूज होता है, स्पेक्ट्रम का। स्पेक्ट्रम का मतलब ही होता है किसी चीज के अंदर की स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाना। तो ये स्पेक्ट्रम एक तरह का ग्राफ है, ठीक वैसा ही जैसा तुम लोगों के जो बोन्स का ग्राफ होता है, डायग्राम होता है, इमेज होती है तुम्हारा एक्सरे पेपर, एक्सरे इमेज तुम्हारी एग्जैक्ट बोन्स की सिचुएशन लोकेशन बताती है, वही ठीक काम आपका यहां पर वो इमेज करेगी, स्पेक्ट्रम करेगा। तो ये स्पेक्ट्रम है। अब क्या हुआ, कुछ साइंटिस्ट है, उन साइंटिस्ट ने अपना अपना नाम दिया। इन सीरीज ऑफ लाइंस को, स्टार्टिंग वाली सीरीज ऑफ लाइंस को बोला गया बेटा लाइमन। क्या बोला गया, लाइमन। ये सब बंदों के नाम है, ठीक है। लाइमन के बाद में कौन आया, बामर, BALMER, बामर, एल को साइलेंट रखेंगे, लाइमन, बामर। अगला आता है पास्चन, फिर आता है बेटा ब्रैकेट, ठीक है ना। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड, और फंड में P आता है, और कई बार आगे जाके हम्फ्री भी आता है, जो कि आप तुम्हारी शायद बुक में नहीं है, ठीक है ना। हम्फ्री भी आती है एक लाइंस में, वो बहुत एक्सटेंडेड रहती है, बट फिर भी अगर ध्यान रहे तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये माना गया, अभी जब देखो ये लाइंस है, लाइंस का मतलब क्या है, ये स्पेक्ट्रम हमें ऐसा दिखा, बनाया हुआ दिखा हमको ऐसे, इसकी स्टडी करी तो क्या मतलब समझ में आया कि ये जो लाइंस है इनकी पर्टिकुलर कोई एनर्जी, कोई वेवलेंथ कुछ रही होगी। भाई हाइड्रोजन को हमने एक्साइट करा, उसके स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करा, तो उसमें क्या हलचल हुई होगी, वो एनर्जी जो उसके अंदर गई, वो एनर्जी उसके साथ में किस तरह से रिलेट हुई होगी, उसकी स्टडी करी इन साइंटिस्ट ने। और लाइमन ने ये पाया, ये जो आपको डायरेक्टली याद करना, अब अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है, ये पाया कि जो ये रेडिएशंस है, ये रेडिएशंस अल्ट्रावायलेट रीजन से बिलोंग करती है। बिलोंग करने का मतलब ये हुआ कि इन रेडिएशंस की जो वेवलेंथ या जो एनर्जी या जो फ्रीक्वेंसी है, वो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के फ्रीक्वेंसी या जो रेंज होती है, उस रेंज से ये मिलती जुलती है। तो अगर कोई पूछे, ये बहुत छोटा सा सवाल बन सकता है, लाइमन सीरीज की लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज बिलोंग्स फ्रॉम विच रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन, यूवी रीजन। बोलो बात याद रह जाएगी, ठीक है। बामर सीरीज आती है विजिबल में। अब देखो अपने पास में कलरफुल चीजें नहीं है करने के लिए, लेकिन अगर आप गूगल पे या कहीं पे आप सर्च करेंगे या बुक में देखेंगे तो ये सब तो आपको लाइंस दिखाई देगी। यहां पर आपको एक पूरा का पूरा अपना विबग्योर का पूरा एक बैंड दिखाई देगा। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में देख सकते हैं, या गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप लिखेंगे तो आपको यहां पर कलरफुल चीजें दिखाई देगी। मतलब बामर सीरीज की जितनी भी लाइंस थी वो हम विजिबल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो रेंज है वो विजिबल रीजन से बिलोंग करती है। इसके अलावा पूरा रेडिएशन का रेंज किस में आता है, IR में आता है। ये एक पहला क्वेश्चन यहां से बन जाता है इंफ्रारेड का, मतलब तीनों का। लाइमन सीरीज कहां से बिलोंग करती है, अल्ट्रावायलेट से।
बामर कहाँ से बिलोंग करती है? विजिबल से। और पार्शियल ब्रैकेट और फ्रंट, आप हम्फ्री को अगर याद रखें ना रखें आपके ऊपर है, बट ये जो है बाकी वाली किससे बिलोंग करती है? IR से, इंफ्रारेड रेडिएशन से बिलोंग करती है। अब देखो ये तो था स्पेक्ट्रम, अब इसकी और डेप्थ स्टडी करी। और जब ये छोटी छोटी इतनी सो लाइंस थी, देखो क्या थी, इनकी लाइंस में भी बहुत सारी सब छोटी छोटी और लाइंस थी जो हम बोर के अंदर ड्रॉबैक में पढ़ेंगे। बोर का भी ड्रॉबैक था। देखो बोर ने क्या करा, जो मेन लाइंस दिख रही थी उनके बारे में उसने स्टडी करी। तो उसने क्या करा, उसको समझे। उसने इस स्पेक्ट्रम को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करी और क्या देखा, बहुत सारी लाइंस के साथ में इसका इमर्जिंग देखा। ये क्या थे, ये कुछ लेवल्स उन्होंने बनाए, है ना। लेवल्स में क्या था, n इज इक्वल टू देखा जाए तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, ये 6, ये 7 और एक बार के लिए ये हो गया आपका 8 और ये हो गया इनफाइनाइट। अब जब इनकी स्टडी करी गई, डीप स्टडी करी गई, तो इसको क्या दिखा, इसको ये दिखा आप यूं समझ लीजिए, इसने इसको जूम करा, ये वाली जो ये पूरा एक पैच है, ये वाली कहलाएगी लाइमन सीरीज। सीरीज का मतलब इसमें बहुत सारी दूसरी रेडिएशंस का एक पूरा पैच है, तो ये लाइमन कहलाई। अब यहां से हम अगर देखें तो अब ये एक पैच है, अब अगर देखें तो ये यहां तक आकर रुक जाएगा, चाहे तो अपन यूज कर सकते हैं। ये लाइमन है, ये बामर सीरीज है, ये पास्चन है, ये ब्रैकेट है, ये फंड है। हम्फ्री लिख दो। हम्फ्री रीजन की बात करें तो लाइमन सीरीज को हमने किस रीजन में डाला था, यूवी, ठीक है। ये किस में आ जाएगा आपका, विजिबल, और बाकी सारे किस में आ जाएंगे आपके IR में। बनाइए इसको, हल्का सा जूम करके अगर आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा, मतलब ये उसके उन्होंने क्या करा होगा या किस तरह से करा होगा, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी देखो जो ये एक्सपेरिमेंट था या ये जिस तरह से इन्होंने इसकी स्टडी करी होगी, वो उतना आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव आके रुक जाएगा क्वेश्चंस पे। मेन क्वेश्चंस हमको समझ में आना चाहिए, बोर की थ्योरी हमको समझ में आ जानी चाहिए। बाकी फिर इसके डेप्थ में जाने का कभी फुर्सत मिले, कभी हायर क्लासेस में वगैरह में जाओ तो आप उसको समझ सकते हो, अभी जरूरत नहीं है अपने को समझने की, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा लाइमन पावर पास्चन की डिटेल्स लेते हैं। अब देखना ध्यान से, एक्चुअली समझना क्या है, समझना यह है कि हाइड्रोजन के पास होता है बेटा एक इलेक्ट्रॉन, और आपने उस एक इलेक्ट्रॉन को करा था थोड़ा सा एक्साइट बाय गिविंग द वोल्टेज, और वो एक इलेक्ट्रॉन, देखो ये कहानी क्या है उसको समझने की कोशिश करो। वो एक इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी को गेन करके हाइड्रोजन के, देखना ध्यान से, ये चीज क्या है उसको समझना। ये हाइड्रोजन का है एटम, ये है न्यूक्लियस, और ये है हाइड्रोजन के जो तुम लोगों ने 10th में पढ़े हैं, मैं बस कह सकता हूं शेल्स है। क्या है ये? शेल्स है। अभी थोड़ा सा मैं पीछे आगे को मिक्स करके बात कर रहा हूं कि जो शेल्स है KLMN,
उन्हीं को आपने n इज इक्वल टू 1 2 3 4 बोला है। थोड़ा सा मैं चीजों को मिक्स कर रहा हूं, मतलब आप जिसे K शेल बोल रहे थे, L शेल बोल रहे थे, M बोल रहे थे, N बोल रहे थे, या इसी के साथ ये O और P और Q हो गया, मतलब ये मैंने पूरा नहीं बनाया है, तो ये एक्चुअली इसके लिए ही n की वैल्यू को 1 मान रहा है। यही आपका n इज इक्वल टू 2 है। मतलब पता है आगे जाके हम इसको क्या बोलने वाले हैं, एनर्जी लेवल्स। इनको हम क्या कहने वाले हैं, एनर्जी लेवल्स। मैं थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूं क्योंकि मुझे चीज समझानी है, वो समझ में आ जाए तो काफी है। ये एक तरह से क्या है, एनर्जी लेवल्स है, ये जितने भी है, जिसे हम लोग शेल्स भी बोलेंगे, है ना, सब बोलेंगे, ऑर्बिट्स कहेंगे, क्या होता है सब कहेंगे अभी, क्योंकि मैं बीच में ज्यादा मिक्स नहीं करना चाहता। ये बताना चाहता है कि देखो भैया, हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सब जानते हो, समझते रहे ना बातों को। अब मैंने जब उस एक इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करा, चार्ज करा उस वोल्टेज की वजह से, तो उस इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी को गेन किया और अपने आप को क्या करा, एक्साइट करा। ये वही इलेक्ट्रॉन है जो मैक्सिमम एनर्जी लेके कहां तक पहुंचा होगा, n इज इक्वल टू 7 में या 8 में। देखो ये n इज इक्वल टू 7 और इसको भी डेप्थ में लेके जाना है, तो n इज इक्वल टू क्या मान लो आप, 8। ये जो दिख रहा है ये एक्चुअली क्या है, ये है उस हाइड्रोजन का एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके, मतलब कहीं से उसने एनर्जी को ली होगी और वो अपने इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम 8 या इवन अपनी इनफाइनाइट, वो डिपेंड करता है आपने एनर्जी कितनी दी, तक गया। अब जाने की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है आने के टाइम वो एमिट करेगा। एमिशन स्पेक्ट्रम बात कर रहे हो, एब्जॉर्ब हो गई वो तो खर्च हो गई। अब जब वो अपने इस लेवल से हायर लेवल पे गया तो वो कहां कहां जा सकता है, तो मान के ऐसी अंदाज से माना कि भाई चलो वो 8th लेवल तक गया है, आप चाहते तो 7 तक, 5th तक, 6th तक, कहीं तक ले जाओ वो, पर अपने के पास में क्योंकि हमफ्री तक जा रहे हैं तो हम लोग 8th लेवल की बात कर सकते हैं, इवन आप 7th तक की बात कर सकते हो अगर फंड तक रखना है आपको। तो मान के चलिए ये 8th तक गया होगा, तो गया होगा तक की बात नहीं देखनी है। अब बात हो रही है कि 8th पे गया होगा तो वापस रिटर्न हुआ होगा, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी वापस रिलीज करेगा जो उसने एक्स्ट्रा ली है। वैसे तो इसकी जगह कौन सी है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल के लिए बना है, यही रहना पसंद करता है, और इसको बाहर के किसी सोर्स से आपने एनर्जी दे के क्या करा, एक्साइट, वहां तक ठीक है, उसने कुछ एनर्जी कंज्यूम कर दी, करा के खत्म कर दी। अब जब वो रिटर्न आएगा, देखो मैंने एरोज जो है वो नीचे की तरफ बना है, क्योंकि बात हो रही है एमिशन की, और एमिट कब होगी लाइट, जब इलेक्ट्रॉन अपने लेवल में रिटर्न आएगा और एनर्जी वापस निकालेगा, क्योंकि उसको तो अपने मेन लेवल तक आकर निकलना है। अब वो क्या क्या कर सकता है, तो वो हो सकता है वो मैक्सिमम 8th लेवल तक जाए। तो देखो 8th लेवल तक अगर जाए तो वो वापस, देखो वो 8 तक जा सकता, तो 8 से वापस आया, अच्छा 8 तक नहीं जाता, 7 तक जाता, पॉसिबल है, तो 7 से रिटर्न आता, 6 से रिटर्न आता, 5th से रिटर्न आता, 4th से, 3 से, 2 से, और 1 में तो है ही। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन सेकेंड लेवल में होता, एक इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी लेवल में हो दैट टाइम, मान के ऐसे अंदाज से माना, तो अगर वो उस लेवल में है तो वो 8 से जाता, तो उसका मेन लेवल कौन सा हुआ, 2 सेकेंड। इस 3rd लेवल में से वो अगर वो निकलता तो उसका मेन लेवल 3rd से वो 8, 7, 6, 5, 4 तक आता, इसी तरह से वो इस लेवल और इस लेवल तक जाता। ये सब क्या है, पॉसिबिलिटीज है, ये सब क्या है, पॉसिबिलिटीज। जब इलेक्ट्रॉन को आपने एक्साइट करा, वो अपने हायर लेवल पे गया, और जब वो अपने वापस लेवल पे रिटर्न आ रहा है, तब वो क्या क्या कर सकता है, किस किस लेवल पर रिटर्न हो सकता है, उसकी बात यहां चल रही है। ये मानते हुए कि अगर वो फर्स्ट लेवल में होता तो वो क्या क्या कर सकता, तो उसकी स्पेक्ट्रल लाइन ज्यादा दिख रही है। सेकेंड लेवल का इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी है, n इज इक्वल टू 2 का मतलब है n की कोई ना कोई एनर्जी है। इसको हम लास्ट इस चैप्टर के एंड में जाके बात करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि एनर्जी को डिफाइन करता है, और ये बोर देगा। मतलब आप बोर के एहसान के तले दबे हुए हो, कैसे, बोर ने क्या कुछ नहीं बता दिया, कुछ कमियां रही थी, पर अगर पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं अगर मानता हूं तो बोर का मानता हूं,
जो कि गोल होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं या वो घूमते हैं, ये बताना उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन किसी एटम में कहां पड़ा है, कौन से लेवल में वो खड़ा है, उस लेवल का नाम, उस लेवल की एनर्जी, उस लेवल में उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है वो बताई। वो उस लेवल में घूम रहा है तो कौन सी स्पीड से घूम रहा है वो बताया। उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम तक बता दिया, स्पीड बता दी, पोजीशन लोकेशन बता दिया, एनर्जी बता दी। क्या पीछे क्या बच गया, इलेक्ट्रॉन के बारे में। प्रोटॉन में ऐसा कुछ होता नहीं, प्रोटॉन स्टेबल है, पड़ा है। मतलब उसने इन सारी चीजों के बारे में और ना जाने और भी कुछ बातें बताई थी, लेकिन वो मेन ये चीज हम कंट्रीब्यूट करते हैं कि जिस लेवल में उसकी एनर्जी क्या होगी, अगर वो इससे अपने अपर लेवल में जाएगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी। तो अगर मुझे 2 लेवल की एनर्जी मिल गई तो वो कितनी एनर्जी गेन करके ऊपर जा सकता है, कितनी एनर्जी रिलीज करके नीचे आ सकता है, ये सब बता दिया। आप और एटम के अंदर क्या ही चाहोगे। थी उसकी भी ड्रॉबैक्स थी कि एक ही ड्रॉबैक थी, साथ साथ ऐसे समझ लो कि वो जो कुछ भी बता सका वो हाइड्रोजन के बारे में बता सका, वो हाइड्रोजन से ज्यादा बात कर नहीं सका। तो मैं इसे ड्रॉबैक कभी कभार नहीं भी मानता हूं। आज अगर हम चंद्रमा पर पहुंचे हैं, आज मून पे पहुंचे, कल को मार्स तक पहुंचेंगे और हो सकता है 200, 500, 1000 साल बाद में चंद्रमा पर जाना, मून पे जाना बहुत कॉमन की बात हो जाएगी। तो फिर कोई ये कह देगा कि अरे यार इसरो ने मून पे जाके क्या कर दिया। अब ये सोचो कि जब 2023 में बात 2000 या 3023 में बात हो रही होगी और 2023 की बात हो रही होगी, तो आप ये सोचो कि 2023 में रिसोर्सेज क्या थे। उन रिसोर्सेज के आधार पर तो हमने बहुत बड़ी बात कर दी। बोर ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को ही समझाया, आई एग्री, बट ये सोचो कि किस टाइम पे बताया और उस टाइम क्या ही फैसिलिटीज और क्या ही रिसोर्सेज थे। और एक एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, चाहे वो हाइपोथेटिकली थी, बताने की भी हिम्मत करना बड़ी बात है ना। चलो कोई मानेगा कि तो हाइपोथेटिकल था, अंदाज से लगाया। अरे अंदाज लगाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ तो मान के चला होगा वो। इतनी बड़ी बात बोल दी उसने, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो एक ड्रॉबैक है कि भाई हाइड्रोजन के बारे में समझा पाया। उसकी वजह भी थी कि हाइड्रोजन से जैसे ही वो ऊपर जाता, सुनते रहना बातों को, हाइड्रोजन से जैसे ही वो ऊपर जाता, हीलियम, बेरिलियम या कार्बन की बात करता, तो आपको पता है कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब जैसे मैं एनर्जी दूंगा तो मेरी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलेगी, 6 को मिलेगी। 6 के 6 एक्साइट होंगे, 2 यहां पर है और 4 यहां पर है। अब 6 इलेक्ट्रॉन एक साथ एक्साइट होकर अलग अलग लेवल्स में जाएंगे तो वो अलग अलग लाइंस बनाएंगे, अजीब अजीब लाइंस बनाएंगे, और लाइंस क्या हो जाएंगी एक दूसरे के अंदर मिक्स। अब जब इतनी कॉम्प्लेक्स और एकदम मिक्स्ड लाइन होगी, उनकी वो स्टडी नहीं कर पाया। वो हाइड्रोजन के साथ सक्सेसफुल क्यों हुआ? हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है, एक्साइट ले दे के वो एक ही इलेक्ट्रॉन को करेगा। एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जो भी लाइंस बनाएगा उनकी स्टडी करना बहुत इजी रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन आते ही ये सब आप सोच के देखो, अभी भी तुमको इतना ये कंफ्यूजिंग लग रहा हो कभी कभी, तो सोचो इनमें ही बहुत सारी लाइंस और मिक्स कर दूं मैं, सिर्फ दूसरे इलेक्ट्रॉन की। एक इलेक्ट्रॉन की इतनी सारी लाइंस बन सकती है, दूसरे की कितनी बनी होगी, 3 की कितनी बन जाएगी, फिर बन तो गई, मिल तो गया स्पेक्ट्रम, उनकी स्टडी, और वो भी उस टाइम पे। तो ये फेल नहीं था, ये लेक ऑफ रिसोर्सेज, लेक ऑफ नॉलेज या लेक ऑफ कुछ चीजों का था जो उस समय वो थी नहीं, तो वो बता नहीं सका। बट ये लेक नहीं था, ये कमी नहीं थी, बहुत बड़ी बात बोल दी उसने। तो बोर का मॉडल अपने आप में एक बहुत बड़ा बेंचमार्क था एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था बोर के लिए। इसीलिए इतनी डिटेल में बात करेंगे इसको, ये लगभग 2 से 3 दिन चलेगा, क्योंकि 3 दिन तक तो सिर्फ पढ़ाया जाएगा और 2-3 दिन इसके न्यूमेरिकल्स होंगे। बोर ही है सब कुछ। हालांकि आज की डेट में लेटेस्ट मॉडल आ चुका है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ चुकी है, वो अपनी ही कुछ बात रामायण गाती है, उसका अपना ही एक फंडा है, वो समझना थोड़ा सा मुश्किल है, टफ पड़ता है, लेकिन उतना डिटेल तुम्हारी बुक में है भी नहीं, तो उतना जाना भी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चंस हमको अल्टीमेटली क्वेश्चंस पे जाना है, हमको पीएचडी नहीं करनी है, ये बात का ध्यान रखें। देखो आप चल रहे हो, अच्छी बात है, आप एक अच्छा रास्ता पकड़ के बैठे हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको किसी एक राइट टाइम पे किसी जगह पे पहुंचना है,
तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि रास्ते में जितने भी ऑब्स्टेकल्स आए वहां पे बैठ के उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आपको दिख गया कि यार उधर से आगरा दिख रहा है, उधर से ये दिख रहा है, उधर से मथुरा दिख रहा है, उधर से वृंदावन दिख रहा है, आपको जाना कहाँ है, पहला आपका मोटिव वहां पहुंचना है। हम कोई दूसरा कोई टूर करेंगे उस समय आगरा चले जाएंगे, मथुरा चले जाएंगे, वृंदावन चले जाएंगे, लेकिन अभी मुझे अगर दिल्ली जाकर किसी पर्टिकुलर काम को करना है तो फिर मैं आगरा का दिमाग नहीं लगाऊंगा। ऐसा नहीं है कि जाना नहीं है या जा नहीं सकते, जा सकते हो, डेप्थ में चले जाओगे, सब हो जाएगा, लेकिन अभी एक बार के लिए मोटिव पे अड़े रहो कि बोर मॉडल है, बोर मॉडल की बात करनी है, ठीक है वहां तक ही रखते हैं। अब उसके डेप्थ में जाके कोई और अलग से किताब निकाल के या किसी टीचर ने आपको और डेप्थ में बता दिया, भैया सवाल नहीं आएगा तो रहने दो, क्योंकि छोटी मोटी बातें हैं नहीं, फिर डेप्थ में चले गए और फंस जाओगे। समझ गए बात को कि एक्चुअली ये जो चीज दिख रही है तुम्हें, इसको अगर आपको ऐसे फोल्ड किए हुए इसको अनफोल्ड करके स्ट्रेट कर दो तो क्या यही मिलेगा? अगर इन सबको मैं ऐसे काट दूं और ये जो ऐसे ट्विस्टेड है, फोल्ड है, इसको मैं ऐसे कर्व को सीधा सीधा कर दूं तो क्या मुझे यही मिलने वाली है ना? n इज इक्वल टू ये 1 है, या n इज इक्वल टू ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, वो 5 6 7 हो गई ना। अब समझ में आएगी ये क्या बला है, ये कहां से आई है या क्या है ये चीजें। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये आपको यहां तक आज आपको रखना है ना। इसके आगे ये डेप्थ जो है इसके आगे की, या जो कल जो न्यूमेरिकल्स है, जो फॉर्मूलाज है, उस पर डिस्कशन कल चलेगा। ठीक है, तो हो सके तो थोड़ा सा बुक से पढ़ के आना, चीज़ों को समझ कर आना, चाहे समझ में ना भी है तो भी पढ़ के आना, ताकि जो मैं वर्ड्स भी बोलूँ, अगर देखो मैं रोज यही बोलता हूँ, पढ़ के आना। अगर आज पढ़ के आते हैं तो ये हम्फ्री के नाम पे हंसना नहीं आता, पास्टन के नाम पे अजीब नहीं लगता। अगर पढ़ के आते तो तुम्हें लगता है हाँ सुना है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको समझ आए ना आए एक बार के लिए आप पढ़ के आओ क्लास से पहले, ताकि नाम ही आपको अगर हैबिचुअल लगे तो तुम्हें लगे हाँ पढ़ा था, कुछ तो था। ये वो डिस्ट्रक्शन से बचाता है, क्योंकि उस समय फिर अपन कुछ और सोचने लग जाते हैं, दिमाग तो दिमाग है, और फिर वो जो बात समझने की होती है वहां सीरियस नहीं हो पाते और फिर वो कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।